सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर अपना क्लास 12th ज्योग्राफी का, जिसका पेपर आपका 24 तारीख को है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको 5 गेस्ट पेपर करा दूंगा और मैं ये गारंटी देता हूँ कि 5 इस जो गेस्ट पेपर कराऊंगा ना, उससे आपके 90% पेपर डिकोड हो जाएगा। मीन्स 90% क्वेश्चन आपके पेपर में इसी पेपर से मिलेंगे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मैं 5 गेस्ट पेपर कराने वाला हूँ इसको आप करा लो। मैं डेली एक गेस्ट पेपर डालूंगा। आज 12 तारीख हो गया आपका, ठीक है। तो 12, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो 5 गेस्ट पेपर ऐसे हम पूरे कर लेंगे, 16 गेस्ट पेपर। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और साथ में 1-2 बार और ये वीडियो देख लेना है, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अपने दिमाग में छप जाए, ठीक है। उसके बाद हम आपको इंग्लिश का जो पेपर है आपका, उसके लिए भी हम लेक्चर ले आ रहे हैं और उसके लिए भी हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। और ये जो पेपर है ना, ये मैं भी पहली बार ही देखूंगा आपके साथ, क्योंकि मैंने ये पेपर सेट नहीं किया है, ये पेपर मेरी टीम ने सेट किया है। तो मैं भी ये पेपर पहली बार आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने भी उतनी पढ़ाई की है जितनी आपने की है, तो मैं भी देखूंगा कि मैं कितना कर पाता हूँ। और फिर जो भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड होगा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आएगा वो मैं साहब आपको मना कर दूंगा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे लिए, मेरे लिए भी एक टास्क होने वाला है, साथ में आपके लिए भी टास्क होने वाला है। देखते हैं कौन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इससे पहले आप याद रखना, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप जाके, जो 16 तारीख तक गेस्ट पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो आप जाके कर सकते हैं उसको, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं, ठीक है। 1.5x पे देखो आप, आपका टाइम भी कम लगेगा और ये वीडियो भी आसानी से समझ में आ जाएगी आपको और ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये, ठीक है। जैसा आपका पेपर मॉडर्न होता है सेम ऐसा ही है, इसमें PYQs हैं सारे, ठीक है। तो आप पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले ही आप जो आपका सैम्पल पेपर आया था उसी को देख के आपको याद कर देना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आप जाके बोर्ड्स में वो क्या बोलते हैं, बोर्ड्स में आप जाके वो सब ना पढ़ने बैठो जो आपको काम का नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 17 क्वेश्चन है और 17 के 17 कंपलसरी हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, कंपलसरी हैं, 1-1 नंबर के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट क्रिएट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। इनमें से कौन है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था 1990 में, ठीक है। तो ये मुझे याद है, ये हैं डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। महबूब उल हक ने बनाया था 1990 में। और इससे पहले जो वो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता था वो सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे किया जाता था। जैसे आप कितना पैसा कमाते हो, कंट्री की GDP क्या है, इस बेसिस पे मेजर किया जाता था। लेकिन 1990s में जब इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, तो उसके बाद जो UNDP है, हमारा UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने उस 1990s के बाद ये जो मेजरमेंट है जिसमें हम बेसिक नीड भी नापते हैं, वो उसको मेजर करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना चालू किया था, ठीक है, 1990s के बाद। और इसका बेसिक गोल क्या था? इसका बेसिक गोल ये था कि एक बेसिक गोल टू सेट मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, मीनिंगफुल, ठीक है। इसका बेसिक गोल यही था कि जो इंसान है ना, उसकी जो लाइफ हो वो कोई मीनिंगफुल लाइफ हो, मीन्स उसकी जो लाइफ हो ना उसका कोई पर्पज हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वॉज इनिशियली प्रपोज बाई ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने वो किया था? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से अप्रोच को वो किया था, ठीक है, प्रपोज किया था? तो ये था बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है, जिसमें ILO बात करता है अच्छे एजुकेशन की, अच्छे हेल्थ केयर की, फूड की, वाटर की, सैनिटाइजेशन की और हाउसिंग की। ये 6 चीज़ें हैं जो बेसिक नीड अप्रोच में आती हैं, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आसानी से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा की एरिया नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। तो एक्सेस टू रिसोर्स बिल्कुल है, ठीक है, एजुकेशन बिल्कुल है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ बिल्कुल है, तो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये हम इस पर टिक कर देते हैं, यानी ये भी हमने क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई अभी 3 क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने आराम से धीरे धीरे पढ़ के, ठीक है। बहुत टाइम होता है आपके, 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आपकी लिखने की हैबिट अच्छी है तो आप बहुत आसानी से पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, इन
डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, ठीक है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें मेजरली जो वर्कर्स होते हैं किस सेक्टर में वो होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना था। तो जो जैसे यूएस की बात करो आप, ठीक है, यूएस की बात करो, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग टर्जरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, यानी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यूएस की ही कंपनी है, आप जिस पे हमारी वीडियो देख रहे हो, गूगल देख लो, आप टेस्ला देख लो, आपको माइक्रोसॉफ्ट देख लो, विंडो देख लो, जितनी भी ये सारी कंपनीज है कहाँ की हैं, ये यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। और यूएस ये सब क्या कर रही हैं, ये सर्विस दे रही हैं। तो यानी जितने भी मैक्सिमम लोग हैं, जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं टर्जरी सेक्टर में। वहीं अगर हम डेवलपिंग नेशन की बात करें, जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी में होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में मेजरली लोग कहाँ पे हैं, प्राइमरी में है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब आगे हो गया है, अब सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आ गए हैं, बट अभी भी प्राइमरी सेक्टर में हमारे लोग हैं। और अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर में बहुत आगे है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो ये भी हमने क्वेश्चन बहुत आसानी से याद कर लिया, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू कॉटनरी एक्टिविटी। कॉटनरी एक्टिविटीज को हम नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर, ठीक है। इसमें से कौन सा है, इसमें से प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा कॉटनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है जिसमें हम नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसको याद ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिटेल ट्रेडिंग का। रिटेल ट्रेडिंग का आपको मतलब मैं बता दूं, जैसे ट्रेडिंग दो तरह के होते हैं, एक होलसेल ट्रेडिंग, दूसरा रिटेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है, होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है, यहाँ पे जो सामान होता है वो यहाँ से लोग खरीदते हैं बहुत थोक भाव में, ठीक है। जैसे आप जो दुकानदार होते हैं वो कहीं से खरीद के लाते हैं अपना सामान बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये दुकानदार यानी जो एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं ये, ठीक है, मिडिल मैन की तरह होलसेल वाले काम करते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, ये छुट्टा वो बेचते हैं, छुट्टा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारा थोक भाव में खरीद के लाए सामान एंड देन दे डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। आप दुकान पे जाते हो तो वहाँ से डायरेक्टली आपको सामान मिल जाता है, ठीक है, और फुटकर में, ठीक है, मतलब 2 किलो 3 किलो 4 किलो चीनी मिल जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है रिटेल ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज़ कंसर्न विद सेल ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। बिल्कुल सही बात है, रिटेल ट्रेडिंग में हम डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें, मोस्ट ऑफ रिटेल स्टोर्स प्रोड्यूस देयर सप्लाईज फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टोर। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने बताया ना कि जो होलसेल वाले होते हैं वो किसी को अपना सामान बेचते हैं, होलसेल में ये खरीद लेता है यहाँ पे, उसके बाद जो दुकानदार होते हैं वो यहाँ से जाके खरीद के अपनी दुकान पे ले आके बेचते हैं उसको। तो ऐसे चलता है ये धंधा, ठीक है। तो ये भी सही बात है। ऑप्शन डी देखते हैं, रिटेल ट्रेडिंग कंसिस्ट बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट एंड सप्लाई हाउस। बिल्कुल नहीं, ये होलसेल ट्रेडिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें से उसका कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल है इसका। वास्ट कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रे, नहीं, ये गलत है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं है हमारा ये, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इजीली। क्वेश्चन देखो आप, बहुत इजी हैं सारे क्वेश्चन, मैंने भी आपके साथ ही पढ़ाई की है, जो मैंने जब वीडियो बना रहा था वो उसी टाइम की मैंने ही पढ़ाई की है। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग आपको बताना, ठीक है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में एक साथ कई क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, कई क्रॉप, ठीक है, ठीक है। प्लस साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री
साथ साथ हम ये भी करते हैं, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी कंट्रीज में होता है, जैसे यूरोप में होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है, ऐसी ऐसी जगहों पे होता है, ठीक है। और इसमें जैसे मेन क्रॉप जो होते हैं शायद वीट बार्ली होते हैं, ओट्स भी होते हैं शायद। और यहाँ पे जो इसका जो मेन कैरेक्टर होता है कि यहाँ पे जो फार्मर होता है ना, वो दे आर वेरी स्किल्ड फार्मर्स, ठीक है। हाई कैपिटल, यहाँ पे बहुत कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम एक साथ पे बहुत सारे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा फीचर है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस एंड इफिशियंट टाइप ऑफ रीचिंग मिल्क एनिमल्स। नहीं, ये डेयरी फार्मिंग का है, यानी जो हम दूध निकालते हैं वो किसका पार्ट होता है, डेयरी फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग होता है, ठीक है। इक्वल इम्फेसाइज इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, जैसा मैंने बताया कि इसीलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। एक तो दो क्रॉप एक साथ ग्रो की जाती है, एंड साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री में भी फोकस करते हैं, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई यूरोपियंस इन कॉलोनीज, बिल्कुल गलत बात है, ये अभी भी आज भी वहीं पे होता है, यूरोप में ही होता है, तो कॉलोनीज में तो होता नहीं है, जैसे इंडिया में कहीं देखा है आपने, ठीक है। द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली, बिल्कुल गलत बात है भाई, वेजिटेबल के साथ साथ वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, एनिमल पशुपालन भी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने 8वां भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन टाउन, एजुकेशन टाउन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें से आप सिंपल सी बता दो, पिलानी है। दिल्ली कौन सा है, दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया। जयपुर चूंकि राजस्थान की कैपिटल, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया। सूरत में आपको पता होगा, सूरत अपने डायमंड के लिए बहुत फेमस है, तो इसको हम ट्रेडिंग टाउन भी बोल सकते हैं। बट पिलानी अपना एजुकेशन के लिए फेमस है, जैसे कोटा है, ठीक है, कोटा हो गया, ये एजुकेशन के लिए फेमस है, तो इसी तरह ये आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो 10वां क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बारमूर ट्राइबल रीजन, ठीक है। बारमूर ट्राइबल रीजन के बारे में इसमें से कौन सा गलत है ऑप्शन, ठीक है, ये बताना था आपको, ठीक है। ये बारमूर है कहाँ पे, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का एक एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे होली तहसील का एक एरिया, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे गड्डी ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली इनहेबिटेटेड बाई गड्डी ट्राइब्स, बिल्कुल सही बात है। द ट्राइबल प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब क्या होता है, वो गर्मी में पहाड़ों पे चले जाते हैं एंड देन ठंडी में पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। लेकिन ये जो ट्राइबल्स एरिया है, ट्राइबल रीजन है, इसको कोई नोटिफाइड ट्राइबल रीजन नहीं है ये, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक नोटिफाइड ट्राइबल रीजन है, ये नोटिफाइड ट्राइबल रीजन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें उससे रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और उसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला, इट वॉज प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनाल, बिल्कुल सही बात है, इसको पहले हम राजस्थान कैनाल के नाम से जानते थे, ठीक है। ऑप्शन बी, इट इज ओरिजिनेटेड एट हरिका बैराज इन पंजाब, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। इट रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर, ये भी सही बात है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी देखते हैं, राजस्थान इज द लीस्ट बेनिफिटेड बाय दिस कैनाल, बिल्कुल गलत बात है भाई, इसको हम पहले राजस्थान कैनाल के नाम से ही जानते थे, तो राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका मिला होगा, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को 2014-15 में किसने रिप्लेस किया था, तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था, ये आपको बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन, TITU नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट पेयर चूज करना था। तो इंडस्ट्रियल, विशाखापट्टनम एक पोर्ट टाउन है, ठीक है, विशाखापट्टनम। ट्रांसपोर्ट टाउन, ये मुझे नहीं पता कि भिलाई एक कॉमर्शियल टाउन है, ये पता है, ये नहीं पता सतना क्या है, तो इसको मैं नहीं छूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इसलिए क्या हो गया, भोपाल एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का मतलब वहाँ से सरकार वहाँ पे बैठती है,
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने बहुत आसानी सॉल्व कर लिया, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बेसिक पे रहना है, अपने बेसिक जो है आपका वो पकड़ के रखना है। बेसिक अगर पकड़ के रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैच द कॉलम करना है, मतलब कॉलम ए है, कॉलम बी है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉलम ए क्लस्टर्ड सेटलमेंट, इसमें से कौन सा बताना है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है, गाँवों में होता है, जैसे यूपी बिहार के गाँव होते हैं, जो प्लेन्स एरिया के गाँव होते हैं, वहाँ पे घर बहुत ज़्यादा कम्पेटली एकदम बहुत क्लोजली बिल्ड होते हैं, ठीक है। सटे सटे घर बने होते हैं, सटे सटे घर बने होते हैं। इसी तरह इसको हम क्लस्टर सेटलमेंट बोलते हैं, यानी एक का हो जाएगा क्लोजली बिल्ट अप। ए का डी किस में है यहाँ पे, ए का डी यही है ना, हाँ ठीक है, बी। तो ऐसे ही हमने देखो क्वेश्चन मैंने एक ही पढ़ा है, एक ही से मुझे आंसर मिल गया और कहीं है ही नहीं डी पहले का, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन हम उस पर जाएंगे, ठीक है, जो केस स्टडी दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है पहला, वाई डिड द पीपल ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट झाबुआ ट्राइबल कम्युनिटी सफर फ्रॉम पॉवर्टी। ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब जो झाबुआ की ट्राइबल कम्युनिटी है पॉवर्टी से क्यों सफ़र कर रही थी, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हम देखते हैं अभी पढ़ के, ठीक है। हाउ डिड पीपल मैनेज टू डेवलप पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड क्या होता है, जो कम्युनिटी लैंड होता है, मीन्स जो एरिया ऐसी गांव में आप देखते हो कि गांव में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो गवर्नमेंट के एरिया होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे लोग अपना घास वास उगाते हैं, वहाँ पे लोग चारा वारा उगा देते हैं, तो लोग खाते हैं, वो गाय भैंस उनकी खाती हैं यहाँ पे, तो उसी को पैस्चर लैंड बोलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउ डिड द भील थ्रू देयर ओन एफर्ट रिविटाइल्स द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले एक बार हम देखते हैं ये क्या बोलते हैं, ये अपना केस स्टडी। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एक मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और 5 सबसे ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल पीपल हैं, मोस्टली भील, ठीक है, भील लोग यहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है। पॉवर्टी से ये लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन हुआ है। मीन्स यहाँ पे रिसोर्स जितने भी थे सबको बहुत बड़े लेवल पे निकाला गया, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ठीक है। कौन कौन से रिसोर्सेज का हुआ है, फॉरेस्ट का भी हुआ है, लैंड का भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम फंडेड किया गया था रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू, ठीक है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड भी हो गया है वो, ठीक है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड भी हो गया है वो, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्नॉलेज द लिंकिंग बिटवीन लैंड वाटर एंड वेजिटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा काम करनी है हमारे, देखते हैं हम, ठीक है। 20% परसेंटाइल ये भी नहीं है, ठीक है। द पेटवा लैंड डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ झाबुआ इज लोकेटेड इन द northern most part of district and represent an interesting and successful case of government NGO partnership and community participation in managing watershed program, ठीक है। The Bhil in Petwa Land Development Block, for example, ये क्या विलेज दिया हुआ, ठीक है, through their own effort have realized large part of common property resource, ठीक है। Each household planted and maintained 1 tree on the common property, मीन्स जो पैस्चर्ड लैंड था, यानी जो कॉमन लैंड था, वहाँ पे हर जो वो थे, हर फैमिली जो थी वहाँ पे एक अपना प्लांट लगाती थी, हर फैमिली ने एक प्लांट लगाया, और जो अपने ग्रास फोडर्स यानी जो चारे थे उसको लगाया, उस, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। हमें 2 चीज़ निकल गई, हम वो क्यों सफ़र करते थे पॉवर्टी से हमने, और कैसे उनको मैनेज किया, ये हमने 2 चीज़ें के आंसर निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे भी है कुछ, ठीक है, हमने 2 चीज़ें निकाल ली हैं अभी, अब तीसरी चीज़ देखते हैं। An interesting aspect of this experience is that before the community embarked upon the program of management pasture, they encroached on the land and by village by adopting villagers. The villagers called the Satilda to common land in conflict were tackled by villagers by offering. चलो ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Why did the people of झाबुआ district tribal suffer from poverty? पॉवर्टी से सफ़र क्यों कर रहे थे ये देखना है, बट उसके नीचे देखो क्या लिखा है, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही बात है, लैंड डिग्रेडेशन ये भी बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी इससे भी सफ़र कर रहे थे लोग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, तो ये हम गलत कर दिए, ठीक है। 16 देखते हैं।
हाउ डिड पीपल मैनेज टू डेवलप पैस्चर लैंड, ठीक है, पैस्चर लैंड को उन्होंने कैसे डेवलप किया था ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो पैस्चर लैंड वेयर कॉमन प्रॉपर्टी हैंस दे डेवलप्ड इट, पैस्चर लैंड जो क्या था वो कॉमन प्रॉपर्टी था, वो कॉमन प्रॉपर्टी था, इसीलिए जो गांव वाले थे उसको उन्होंने डेवलप्ड किया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 17 देखते हैं, क्वेश्चन 17 देखते हैं। हाउ डिड भील्स, मतलब जो भील ट्राइबल कम्युनिटी थी वहाँ पे, थ्रू देयर ओन एफर्ट रिवाइटल द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है, ये बताना है आपको। उन्होंने कैसे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स थी उसको ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। ये ऐसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, दे कंट्रोल ओपन ग्रेजिंग ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। मीन्स वहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स थी वहाँ पे जितने भी घास थे, मतलब जो पैस्चर्ड लैंड था वहाँ पे घास वास थी, जिससे जो गाय भैंसे थी उनको चर लेती थी, यानी खा जाती थी वहाँ पे, तो उसको उन्होंने कंट्रोल किया, ओपन ग्रेजिंग को कंट्रोल किया। एंड देन वहाँ पे एक एक प्लांट वो किया, प्लांट अगर लगा दिया तो वहाँ की जो जड़ होती है प्लांट की, वहाँ की मिट्टी को वो कर लेती है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता, पकड़ लेती है वहाँ की लैंड को, ठीक है। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये तो क्या बोलते हैं, ये तो फिर एक पैसेज आ गया। मेरे को पैसेज जैसे मैं बताऊँ, जब पैसेज के क्वेश्चन आते थे ना तो मेरा दिमाग खराब होता था। पैसेज के क्वेश्चन मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या है ये बताना है आपको। टर्म्स, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, ये बताना है आपको। डिफ्रेंशिएट करना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट को कैसे डिफाइन करते हो, उसकी यूटिलिटी, उसका यूजेस क्या है, ये कैसे आप डिफाइन करोगे। जैसे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ये होता है जो जिसके थ्रू हम अपने सामान को प्रोडक्शन सेंटर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पीपल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको बना के लिख सकते थे, ठीक है। एक ही नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई विच वी कैन शेयर द आइडियाज़, ठीक है, आइडियाज़, थॉट्स, ये सब हम शेयर करते हैं, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट क्या करना था इसमें, डिफ्रेंशिएट बस इतना ही था आपको कि इसमें हम गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन में हम गुड्स भी, पीपल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट कम्युनिकेशन में हम ओनली आइडियाज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, थॉट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अरे फिर एक मैप आ गया रे यार, ये ऐसे जो क्वेश्चन आता है यार मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है ये, ठीक है। नेम द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, पॉपुलस कंट्री बताना है। देखो यहाँ पे जैसे भी कोई भी मैप का क्वेश्चन आता है या कोई ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए दो तरह का क्वेश्चन होता है। पहला जो एक नॉर्मल लड़का करता है, और दूसरा जो विजुअली यानी जिसको दिखता नहीं है उसको करना होता है। जैसे नोट, यानी जो ये है नोट के नीचे जितना ये होता है, इसको आपको नहीं करना होता है एक नॉर्मल लड़के को, इसको जिसके आँख में दिक्कत होती है, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है वो करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके ऊपर वाले क्वेश्चन ये आपके लिए होता है, कॉमन लड़कों के लिए, ठीक है। तो नेम द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा, इसमें से आपको साफ पता चल रहा है चाइना है यहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी टोटल कंट्रीज ऑफ एशियन कंटिनेंट, ठीक है, एशियन कंटिनेंट की कंट्री हम देख लेते हैं। पहला चाइना, 1, 2 इंडिया, इंडोनेशिया 3, 4 एंड 5 नाइजीरिया, वो उसका है क्या बोलते हैं, अफ्रीका का है, तो इसमें 5 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। हाउ डू लैंडफॉर्म्स अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एशिया, एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है बताना था, और लैंडफॉर्म का उसके पीछे हाथ क्या है। तो जैसे इंडिया में प्लेन एरिया है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बूम की है, ठीक है। साथ में जो हमें क्या बोलते हैं वो जो हमें एग्रीकल्चर में वो मिला है, मतलब एग्रीकल्चर में हमारे जो बूस्ट आया उसकी वजह से और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। जैसे जो 1960s के टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया था ना, ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जब आया था तो उसके बाद हमारे पॉपुलेशन बूम की थी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते थे। एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, 3-4 लाइन लिख लोगे तो फिर भी काम हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, इसको आपको 3 नंबर में क्वेश्चन करना था, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है जो मैं समझा देता हूँ आपको, मैं लिखूंगा नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हर तरीके की एक्टिविटीज़ को वो करती है, मतलब समझती है। जैसे ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न क्या है, कल्चर उसका क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है।
जैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी में आप जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, ठीक है, वो लिख सकते थे इसमें। और एक और था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते थे उसको, एक ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया, और देन एक क्या बोलते हैं, पॉसिबलिज्म, ठीक है, पॉसिबलिज्म। ये दोनों को आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, इसमें लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें अगर, तो 21 में जैसे क्या बोलते हैं, इसमें मैं जाता स्पीडी इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे आसान है ये। स्पीडी एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के आपको बेनिफिट बताने थे। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाएंगे तो ये हमारे लिए जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हेल्प करेगा, पहला, ठीक है, पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते थे आप। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन पॉइंट तक, ठीक है। तीसरा, इसमें आप लिख सकते थे जो अच्छे ट्रांसपोर्ट की वजह से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। अगर चौथा हम लिख सकते थे, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम अलग अलग न्यू मार्केट्स को भी ढूंढ सकते हैं, न्यू मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट लिखना था, तो अगर अब ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा तो हमारा कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम लगेगा और हम अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिर 22 की बात करें, क्या है 22, ठीक है, हाउ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर वेट, पानी पी लूँ, थोड़ा गला सूख गया है, हो गया, चलो। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल ट्रेड। सॉरी यार, मैं अभी क्वेश्चन वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, मुझे लगा कि पॉपुलेशन को वो करेगा, ठीक है। तो जैसे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इसको मुझे थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में आप लो लैंड, जैसे अगर कोई फर्टाइल लैंड है किसी देश का तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, उससे वो देश एक्सपोर्ट करेगा, तो यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई माउंटेन्स होगा, अगर किसी देश में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे माउंटेन हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, माउंटेन होगा तो वो टूरिज़्म को प्रमोट करेगा, दूसरे देश के लोग वहाँ पे आएंगे टूरिज़्म के लिए, ये हो गया, ठीक है। तीसरा, मिनरल की अगर हम बात करें, ठीक है, मिनरल की अगर हम बात करें तो किसी देश में कोई मिनरल मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो मिनरल्स को इंडस्ट्रीज़ में भेजता है, दूसरे देशों को सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है, ठीक है। अगर हम चौथा बात करें क्लाइमेट की, ठीक है, तो क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से उस कंट्री की, उस रीजन का फ्लोरा फौना जो होता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के फ्लोरा फौना उस एरिया में डेवलप होते हैं और उसी फ्लोरा फौना को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। ये एक हमने बेसिक इसको बता दिया, आप इसको लिख सकते थे साथ में, ठीक है। 22 बात करूँ, 3 की बात करें तो मैं इसमें जाना चाहूँगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के लिए, ठीक है। इसमें बहुत आसान है ये, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया भी है, ठीक है। इसमें पहला जो वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें आप लिख सकते थे हरियाली के बारे में। ये कौन सा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ये एग्जीक्यूट किया जाता है ग्राम पंचायत के थ्रू, ठीक है, ग्राम पंचायत के थ्रू ये एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो रूरल पॉपुलेशन है उसको बोला जाता है कि आप पानी बचाओ ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन के लिए, ठीक है। इसमें अगर मैं दूसरा कोई एक प्रोग्राम बताऊं तो नीरू मीरू, ठीक है, NEERU, नीरू मीरू। इसमें नीरू का मतलब होता है वाटर, मीरू का मतलब होता है यू, ठीक है, वाटर एंड यू। ये कहाँ का प्रोग्राम है, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का प्रोग्राम है ये। एंड इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम है इसी से जुड़ा हुआ, वो अवारी करके था, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, कि ARVARI पानी सांसद था, पानी संसद, ठीक है। ये कहाँ पे, ये अलवर राजस्थान में था ये, ठीक है। और इन दोनों प्रोग्राम में क्या होता है, इन दोनों प्रोग्राम में ये होता ये है
कि बहुत सारे अलग अलग जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो एक था तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये सबको ये वो बोल दिया है कि कोई भी घर बनाएगा तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए जो वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन इजी सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर सी की बात करें तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं इसके तरफ जाऊँगा, ठीक है, पहले की तरफ। जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर कौन से हैं जो वाटर पॉपुलेशन को वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की जो अवेलेबिलिटी होगी, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। दूसरा लैंडफॉर्म्स, वहाँ पे लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, लोग ज़्यादातर प्लेन एरिया में रहना प्रेफर करते हैं, ना कि माउंटेन्स पे या डेजर्ट में, ठीक है। क्लाइमेट को एक्सप्लेन करना था, जैसे अगर कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म है, जैसे हमारे रेगिस्तान का हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान का, ऐसे एरिया में लोग रहना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, या फिर बहुत ठंडी वाला एरिया में रहना प्रेफर नहीं करते, तो क्लाइमेट को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे हम, ठीक है। सॉइल, अगर हम सॉइल की बात करें, ठीक है, चौथा जो जियोग्राफिकल फैक्टर है, सॉइल की बात करें तो जो ऐसे सॉइल होनी चाहिए जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्पर तरीके से हो पाए, तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन 25 की बात करें तो ये भी हमने आसानी सॉल्व करी है। 5 ही नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 5 पॉइंट बताए, इसको आपको 1.5 पेज में लिखते, 1 से 1.5 पेज में, तभी आपको 5 नंबर मिल जाते थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है, तो इसमें मैं जाऊँगा, मेंशन द मेजर बेनिफिट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो ये अगर मैं करूँ तो ये क्या मैं कर पाऊँगा ये? हाँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे रेल ट्रांसपोर्ट के बेनिफिट अगर मैं बताऊँ तो ये चीप है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रेड करना हो या फिर ट्रांसपोर्ट करना हो लोगों को या गुड्स को, तो उसके लिए चीपर वे है ये, ठीक है। दूसरा अगर मैं बताऊँ, क्विक है, सेफ है एंड कंफर्टेबल जर्नी है ये, ठीक है। अगर मैं तीसरा बताऊँ इसका, तो तीसरा होगा हैवी प्रोडक्ट। इसमें हाँ, हम हैवी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और ये अगर मैं चौथा बताऊँ तो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने 4 पॉइंट बता दिए, 5वां नहीं समझ में आ रहा मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 26 की तो एग्जामिन करना था कि जो क्या बोलते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में 1951 से 81 तक एंड 81 से 21 तक, ठीक है। तो ये आपको करना था, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको पता होगा कि जो वाटर क्या बोलते हैं वो फेज़ 1, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, जैसे फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है, फेज़ 4 होता है, ठीक है। तो फेज़ 3 का जो टाइम पीरियड होता है, जो फेज़ 3 का पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो 1951 से 81 तक था, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड है, ठीक है। इसमें क्या था कि बहुत क्या बोलते हैं, जो हेल्थ केयर के अच्छे होने की वजह से जो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट थी, यानी जो मृत्यु दर था वो कम हो गया था, और फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे। एंड माइग्रेशन, जो अगल बगल के लोग इस टाइम पे आए थे इंडिया में, जानते तो इस टाइम पे पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग भी आए थे यहाँ पे, तो पॉपुलेशन को एक्सप्लोर करने में वहाँ पे बेनिफिट अच्छा खासा उन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। 1981 से अगर हम 2001 की बात करें तो ये इसमें भी ग्रोथ हाई है, ग्रोथ रेट हाई है अभी भी, ठीक है। बट जो इस टाइम पे अगर हम देखें तो जो मैरिज लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, फीमेल को एजुकेट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिक्लाइन धीरे धीरे अब देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सी पोर्ट्स इन ऑफ इंडिया इन प्रमोशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। ये देखो, ये मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता, बट इसको मैं बना के लिख सकता था। जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, जैसे 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 16 मेजर पोर्ट हैं, एंड जो मैंने मैप में करा रखे हैं आपको, एंड देन 200 से ज़्यादा मेजर माइनर सी पोर्ट्स हैं,
इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बना के लिखता क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है इसमें, तो मैं छोड़ता तो नहीं, इसको थोड़ा सा बना के लिखता मैं। एंड क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो एग्जाम्पल यानी 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो प्रॉब्लम्स तो भाई मैं बहुत सारी गिना सकता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर में, जैसे डिपेंडेंसी ऑफ मानसून हो गया, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, सॉरी मानसून पर डिपेंडेंसी हो गया, ठीक है। दूसरा लो प्रोडक्टिविटी, हम अभी जो सीड्स यूज़ करते हैं वो बहुत कम उपजाऊ होती हैं, लो यील्ड्स की होती हैं, यानी प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरा खेती करने के लिए लोग लोन लेते हैं जिसकी वजह से डेप्ट में पड़ जाते हैं और उनका उतना प्रोडक्शन होता नहीं कि वो उस डेप्ट से यानी उस कर्ज से निकल पाएँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी किसी एक आदमी के पास बहुत सारा ज़मीन और किसी एक के पास बहुत छोटा ज़मीन है, तो ये लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है। होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है, जैसे पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, बट लैंड उतनी है, उस पर उतनी खेती हो पा रही है, तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है लैंड की वो भी कम होती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करूँ लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन मीन्स हम अभी भी गेहूँ चावल ही उगाने में लगे हैं, हम कोई ऐसे क्रॉप्स नहीं उगाते जिससे हमें पैसा मिले, जैसे कॉटन हम नहीं उगाते। कॉटन का भी एक वो होता है कि जैसे गुजरात और राजस्थान काली मिट्टी पे होता है, काली मिट्टी हर जगह होती नहीं है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते थे, ठीक है। वो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, जैसे किसी दो लोगों का काम होता है एग्रीकल्चर में लेकिन पूरी फैमिली उस पर काम कर रही होती है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अगर हम मैप की बात करें, ठीक है, मैप हम देखते हैं। पहला एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एशिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये है ये, तो यहाँ पे है, ये यमन में है, तो यमन में मैंने बताया था आपको एडेन है, ठीक है, ADN एडेन, ठीक है। अ कैनाल लिंकिंग रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यानी बी ये इजिप्ट के पास, तो इजिप्ट के पास एक ही कैनाल है जो स्वेज कैनाल है, ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ SUEZ, स्वेज कैनाल, ठीक है। अ मेजर सी पोर्ट इन नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मेजर सी पोर्ट कौन सा है, ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे जो एकदम यहाँ पे है ना एकदम साइड में, ये है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अ टर्मिनल स्टेशन इन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज, मतलब यहाँ पे जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन है वो है पर्थ, ठीक है। अ मेजर नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका या साउथ वेस्ट अफ्रीका बोलते हैं, साउथ वेस्ट, आप मैप जाके देख लो जरूर से, ठीक है। एंड F एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, यानी F कहाँ पे है, F ये रहा F, तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का होता है, ये वहाँ पे होते हैं जैसे फील्ड्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थर्न प्लेन्स बोलते हैं ना, ऐसे प्लेन्स में होते हैं, तो यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के कौन से प्लेन्स होते हैं, पैम्पास, PAM, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चौथा ये जी का मुझे नहीं पता क्योंकि यूरोप का जितना भी आता है मैं छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है मुझे, ठीक है। और मैं ये बताऊँ स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार, ठीक है, बिहार। दूसरा स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, गोवा, ठीक है। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, जूट का प्रोडक्शन कौन करता था, अरे वेस्ट बंगाल ही था, ठीक है। जूट और किसका एक और था, जूट और राइस का प्रोडक्शन, ठीक है, जूट और राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है, 3 वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसका 3 वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मत मार्क करके आ जाने, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट बगल में वेस्ट बंगाल है, ठीक है। कोरापुट बक्साइट माइंस कहाँ पे हैं, कोरापुट बक्साइट माइंस हैं क्या बोलते हैं ये, उड़ीसा में, तो आप यहाँ पे लगा सकते थे 4, ठीक है। 5 झरिया कोल्स माइंस कहाँ पे है, झारखंड में है, यानी यहाँ पे है 5। और मैं 6 की बात बताऊँ, मैंगलुरु पोर्ट्स कर्नाटका में है, यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, मैंगलुरु पोर्ट्स 6, 7, सॉरी वेट, तो ये 7वां हो गया मैंगलुरु पोर्ट यहाँ पे 7, ठीक है। 8वां एंड इंटरनेशनल पोर्ट इन पंजाब, तो पंजाब में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पंजाब में एक ही एयरपोर्ट है, अमृतसर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया हमारा बहुत ईजिली, आसानी से। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।